हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, जैसा मैंने अगेन पोस्ट किया था, ईपैक ड्यूरेबल के बारे में। Q1 से हमने Q1 में भी इसका एक वीडियो बनाया था, डिस्कस किया था। उस टाइम पे ये अच्छे मतलब जिस वैल्यूएशंस पे था उस टाइम पे मैंने बोला था कि मैं इस पे पर्सनली एंटर नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा इंस्टिंक्ट जो है, इंट्यूशन है, कह रहे हैं, मुझे लग रहा था कि ये ग्रो करेगा। तो वो चीज़ मैंने बताई भी थी कि इवन दो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, बट आई थिंक कि ये ग्रोथ अच्छा है और ये जिस सेगमेंट में है ये अच्छा कर रहा है। और बोला भी था क्लियरली कि ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ये ग्रो करेगा इवन दो आई वॉज नॉट इन्वेस्टेड। तो उस टाइम के हिसाब से अभी तक ऑलरेडी 30% काइंड ऑफ रिटर्न्स बन चुका है इसमें। और अभी इसने फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी थी। जब इसका रिज़ल्ट आया था तो Q2 का रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन था और आपका जो पैट है वो भी नेगेटिव में आ गया था। तो क्या वो रिज़ल्ट बहुत ख़राब थे? आई वुड से कि ख़राब थे, बट इट वॉज काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेड मूव, बिकॉज दिस कंपनी इज़ अ सीजनल कंपनी। इसका हमेशा धंधा अच्छा नहीं चलता है, बिजनेस हमेशा अच्छा नहीं चलता है। बिकॉज सी इसका जो द मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू दैट दिस कंपनी जनरेट्स इज़ फ्रॉम RACs, रूम एयर कंडीशनर्स, एंड द मार्जिन्स फ्रॉम RAC इज़ वेरी लो। और ऊपर से आपको पता है कि जो रूम एयर कंडीशनर्स का जो सेल है वो सबसे ज़्यादा आपका ऑलमोस्ट Q4 में होता है, Q1 में होता है, Q2 में भी। इस बारी Q2 में भी काफ़ी सेल हुआ था और उस वजह से मार्जिन्स कम हो गए थे। वो चीज़ मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा। लेकिन आपको ये समझना है कि फ़िलहाल ये थोड़ा सीजनल कंपनी है। इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कभी तो इसका 90 तक चला जाता है। लेकिन अगर Q2 में मैं बात करूँ, पर्टिकुलरली इसका जो एक नया प्लांट है श्री सिटी में, आंध्र प्रदेश में, उसका सिर्फ 10% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। तो वो इसीलिए भी होता है। और फिर इसने अभी क्या क्या प्लान्स अपने बनाए हैं ताकि ये जो सीजनैलिटी वाला इम्पैक्ट है इसके कंपनी के बिजनेस में वो एकदम से कम हो जाए और पूरे साल बिजनेस कर पाए कंपनी। तो अच्छा बिजनेस है, काफ़ी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हाई हैं, बिकॉज द entire industry is growing at somewhere around 17 to 20%, and it is expected to grow at around 17-18% for the next 3-5 years। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये इससे ज़्यादा ग्रो करेगी। मैनेजमेंट का भी यही कहना है। पहले दे वर गाइडिंग फॉर 45% टॉप लाइन ग्रोथ YOY इन FY25 in comparison to FY24, बट नाउ दे आर टारगेटिंग 50% प्लस। सो गाइडेंस में भी एक अपटिक आया है, गाइडेंस इन्होंने इम्प्रूव किया है डिस्पाइट रिपोर्टिंग लॉस इन द सेकेंड क्वार्टर। ठीक है, तो ये मैंने बेस बना दिया इसका। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में हुआ क्या और क्या प्लान्स हैं। दो अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं, काफ़ी कुछ है इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए। लास्ट में ये भी समझाऊंगा कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके लिए तो मेरे पास एक डिसीजन है कि आपको क्या करना है, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए वो सब बात थोड़ा बहुत लास्ट में कर लेंगे वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ इसके प्रोडक्ट क्या हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, उससे पहले एक और चीज़, अगर आपको इसका Q1 का एनालिसिस देखना है, वहाँ पे भी मैंने बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को समझाया था, एसेट टर्न क्या होता है क्या नहीं होता है। वो चीज़ शायद मैं दोबारा ना समझाऊं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपको एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आप ये समझ सकते हैं कि 90% इसका जो पोर्टफोलियो है वो एयर कंडीशनर्स का है। चाहे वो इंडोर यूनिट्स हों, चाहे वो आउटडोर यूनिट्स हों, चाहे वो विंडो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो डोमेस्टिक एयर कूलर हो। तो इसमें ही इसका काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो। और आपको ये समझना है कि जो ये एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन है इसमें मार्जिन्स बहुत कम है। सिर्फ अब आप ये लगा लो 14 to 15 या 15 to 16 इस रेंज में इसके मार्जिन्स आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबिटा मार्जिन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस मार्जिन्स। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, आपका जो रेवेन्यू है उसमें से आप डायरेक्ट कॉस्ट अगर हटा देते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की और जितना भी कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यूजुअली बहुत हाई रहता है, बिकॉज उसके बाद आपके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है फिर आप वो हटाते हैं, फिर आपका एबिटा आता है, उसको हम ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। फिर आप डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स ये सब देते हैं, तो लास्ट में जाके आपका पैट आता है, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, पैट मार्जिन भी कहते हैं। तो इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ही रूम एयर कंडीशनर में 14-15% का है, वॉशिंग मशीन में 14-15% का है। तो आपको ये समझना है कि बिजनेस मॉडल किस तरीके से प्ले आउट करेगा, इसका नेचर क्या है। इस बिजनेस का नेचर ये नहीं है कि ये मार्जिन्स में खेले, मार्जिन्स में खेलने को इसके पास मौका ही नहीं है। दिस बिजनेस वोंट बी एबल टू प्ले ऑन द मार्जिन्स। वाई? बिकॉज मार्जिन्स आर कट थ्रोट इन दिस इंडस्ट्री। अगर ये कंपनी रूम एयर कंडीशनर नहीं बनाएगी तो जो इसके क्लाइंट्स हैं, एंड क्लाइंट्स हैं, अभी तो खैर बहुत डिमांड है तो ऑर्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन इतना मार्जिन्स का स्कोप है ही नहीं। तो स्कोप कहाँ है? इफ़ यू आर नॉट एबल टू जनरेट गुड मार्जिन्स, देन यू हैव टू इधर ग्रो बाय टेकिंग लेवरेज, और यू हैव टू
हैव अ हाई एसेट टर्नओवर। तो जो मैंने आरओई का मैं बार बार बताता हूँ, ड्यू पॉइंट एनालिसिस जब हम करते हैं कि आरओई के देर 3 ड्राइवर्स दैट डिक्टेट हाउ आरओई इज गोइंग टू बी। तो फर्स्ट ड्राइवर होता है आपका नेट मार्जिन एफिशिएंसी, तो मार्जिन तो आपने देखे यहाँ पे है नहीं इस बिजनेस में। सेकंड ड्राइवर होता है आपका एसेट टर्नओवर, मीन्स आपका अगर फिक्स्ड एसेट 100 रुपीज़ का है and you're able to generate 500 rupees of revenue by using those 100 rupees assets, तो आपका एसेट टर्न हो गया 5 का। 5 टाइम्स यूर जनरेटिंग 5 टाइम्स रेवेन्यू ऑन एन एसेट ऑफ लेट्स से एक्स। अगर आपका एसेट एक्स है एंड यू आर जनरेटिंग 5x रेवेन्यू, देन योर एसेट टर्न इज 5। तो जितना ज़्यादा मार्जिन एफिशिएंसी उतना बहुत, अगर मार्जिन एफिशिएंसी आपकी बहुत ज़्यादा है, लेट्स से कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, उसमें अगर मार्जिन एफिशिएंसी स्टडेड कोई डायमंड ज्वेलरी है, वहाँ पे मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ पे एसेट टर्न कम है बिकॉज उतना लोग लेते नहीं हैं उस चीज़ को। तो मार्जिन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आपको समझना है कि बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो एसेट टर्न है वो कम रहेगा उस चीज़ पे। और लेवरेज का यहाँ पे अभी बात नहीं करेंगे, वो मोस्टली वो चीज़ आती है काम में जब आप फाइनेंस की कंपनी को डिस्कस करते हैं, बिकॉज और या फिर कोई एसेट हैवी, या फिर जिसने डेट बहुत ज़्यादा उठा रखा है एज़ कम्पेयर टू एक्विटी, या फिर जिसके एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक्विटी, तो वहाँ पे हम लेवरेज की बात करते हैं। तो हमको इस चीज़ में समझना है इस कंपनी के लिए वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंपनी इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर गिर गए, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एसी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, वॉशिंग मशीन इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचनी है, बिकॉज मार्जिन नहीं है। आपको जो पैसा कमाना है वो आपको वॉल्यूम पे कमाना है, ठीक है। तो ये आप समझो। बाकी अब ये क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि रूम एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बिकते हैं। दे आर यूजुअली सोल्ड इन ड्यूरिंग समर्स, और जब भी हीट वेव वगैरह आता है। लेकिन इसका सीजनैलिटी इम्पैक्ट को कम करने के लिए दे आर इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल डोमेस्टिक अप्लाइंसेज। इन्होंने बजाज के लिए आई थिंक फ्रायर्स या फिर एयर कूलर इन्होंने बनाया है, आई एम फॉरगेटिंग इट, ठीक है, उसके तो हम बात कर लेंगे। बाकी एयर वाटर डिस्पेंसर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, इंडक्शन कुकटॉप, ये सब ये इसमें घुस रहे हैं स्मॉल डोमेस्टिक अलायंस में, बिकॉज स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में, बिकॉज ये चीज़ें, मिक्सर ग्राइंडर, यू वॉन्ट ओनली बाय अ मिक्सर ग्राइंडर ड्यूरिंग ईदर समर्स और विंटर्स और मानसून और ड्यूरिंग ऑटम। तो आप जब इंडक्शन कुकटॉप है या मिक्सर ग्राइंडर है, यू विल बाय वेन एवर यू हैव द नीड टू बाय इट, ठीक है। अब बाकी कंपोनेंट्स, आपको इसको ये भी समझना है, कंपोनेंट वाला डिवीजन भी इसका है। अभी बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट होता है कंपोनेंट वाले डिवीजन से, बट इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज क्या है कि इतना ज़्यादा जब जिस 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 इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा डिमांड होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो मेजर एक रॉ मटेरियल लगता है, वो लगता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सीआरजीओ स्टील, ठीक है। तो सीआरजीओ स्टील की दिक्कतें शुरू होने लग गई हैं। अभी आईएस सर्टिफिकेशन हुआ था, जो चीज़ें मैंने ट्रांसफॉर्मर वाले वीडियोस में बताई थी। तो रॉ मटेरियल को सिक्योर करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर इंटायर सप्लाई चेन। तो रॉ मटेरियल, एसी का जो रॉ मटेरियल है, वॉशिंग मशीन का जो रॉ मटेरियल है, लेट्स से आपका मिक्सर ग्राइंडर का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल एज इन जो उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं, ये तो असेंबल कर रहा है ना। ये ओडीएम है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, ईपैक ड्यूरेबल। ये वॉशिंग मशीन डिज़ाइन भी करता है वोल्टा, सॉरी लेट्स से पैनासोनिक के लिए या फिर हेयर के लिए, ये डिज़ाइन भी करेगा एसीज़ को और उनको असेंबल भी करेगा। तो असेंबल करना तो ठीक है, आपने लास्ट मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन में असेंबल कर दिया, बट वो जो उसके प्रोडक्ट आएंगे, जो उसके पार्ट्स आएंगे, वो भी खुद ये मैन्युफैक्चर करता है। 75% ऑफ दर कॉम्पोनेंट दिस कंपनी सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सब्सिडियरी, या फिर खुद से भी। एक ईपावो नाम का इनका एक सब्सिडियरी है, जिसमें राम रत्ना वायर्स लिमिटेड के साथ इनका 50-50 का जॉइंट वेंचर है। तो वो तो मोटर्स बनाती है, बीएलडीसी मोटर्स में भी वो जाएगी, ब्रशलेस डीसी मोटर्स में भी वो जाएगी। तो मोटर्स को वो सोर्स उस अपने जॉइंट वेंचर से करते हैं। बाकी ये कंपोनेंट आप देखो, हीट एक्सचेंजर आपका एसी में लगेगा, शीट मेटल पार्ट्स आपका एसी में लगेगा बाहर से, इंजेक्शन मोल्डेड, क्रॉस फ्लो, आपको बेसिकली आपको जो नीचे दिख रहा है कॉपर फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ट्यूबिंग, तो ये सब इंडक्शन कॉइल, यूनिवर्सल मोटर, ये सब कंपोनेंट्स ये बनाते हैं। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पीएलआई सिर्फ असेंबल्ड प्रोडक्ट में नहीं मिलती है, वो कंपोनेंट के लिए भी मिल रही है इस वाली इंडस्ट्री में। तो इसके लिए फ़ायदा है, इसको अच्छा खासा पीएलआई मिलता है। अभी भी इसको 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए इज स्टिल विल कम फ्रॉम पीएलआई। तो ये भी आपको चीज़ें समझनी है इस बिज़नेस को जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अभी आप इंस्टॉल कैपेसिटी में देखो, मैंने स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू दैट दिस कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। फर्स्ट इज़ इन देहरादून, सेकंड इज़ इन भिवाड़ी राजस्थान, एंड थर्ड इज़ इन श्री सिटी, जैसे मैंने बताया इट्स इन आंध्र प्रदेश एपी, ओके। तो
पहले आप देखो इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है फॉर एसीज, या आप पॉज करके देख सकते हैं फॉर एसीज ग्राइंडर्स एंड ऑल, या पॉज करके देख लो। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। बाकी जो सेकंड टेबल इन्होंने दे रखा है, लोकेशन इनमें बताई हुई है, एंड कंपोनेंट के लिए इन्होंने दे रखा है। देखो, तो अगर इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट्स की बात है तो वो देहरादून में भी बनते हैं, दे आर ऑल्सो मेड इन भिवाड़ी एंड दे आर ऑल्सो मेड इन सिटी सिटी। तो आप बाकी सारे पार्ट्स देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनता है। हीट एक्सचेंजर, कॉपर ट्यूबिंग एंड इंजेक्शन मोल्डेड, जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट है वो तीनों लोकेशन में बनते हैं। लेकिन जो क्रॉस फ्लो फैन है, पीसीबीए है और यूनिवर्सल मोटर्स है, वो सिर्फ भिवाड़ी में बनता है, जो राजस्थान वाली फैसिलिटी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ओके, ओके। अभी इनके जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं एक बार आप वो भी देख लीजिए। वैसे मैंने आपको बता दिया, बट एक बार आप विजुअली देखेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक ये दिमाग में रहेगा। तो ये हैं इसके अपकमिंग प्रोडक्ट जो मैंने आपको पहले बताए थे। अभी इसके एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स भी आप एक बार देख लीजिए पॉज करके। आई डोंट थिंक आई वुड हैव टू एक्सप्लेन दीज कस्टमर्स इन डिटेल। तो ये इसके कस्टमर्स हैं। इनके लिए ये बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके लिए एसी खुद डिज़ाइन भी करेगी, उसको असेंबल भी करेगी और बेचेगी। लास्ट में जो ये कस्टमर्स है, लेट्स से बजाज है, इसके लिए एयर कूलर, अगर ईपैक ड्यूरेबल ने बजाज के लिए एयर कूलर बनाया तो वो बना के दे देगी। बजाज अपना लोगो लगा के उसमें ब्रांडिंग करके उसको आगे जाके बेच देगा। अभी इसका क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पढ़ते हैं, फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं इस कंपनी के लिए। तो एक बार ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे भी आई एम श्योर, प्रिटी श्योर आपको बहुत डाउट्स होंगे कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो आप ऑपरेशनल अगर इनकम देखेंगे, यू वुड सी दैट YoY ग्रोथ इज़ मोर देन 100%, मतलब डबल ग्रोथ हुआ YoY में। ओके, तो समझ आता है, बहुत ही अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉप लाइन में। तो बाकी अगर हम एबिटा भी देखें तो एबिटा में भी 24% का ग्रोथ आया है। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम कह सकते हैं हाँ, कोई ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिला है, बिकॉज इफ़ योर टॉप लाइन, इफ़ योर रेवेन्यू इज ग्रोइंग बाई मोर देन 100% एंड योर एबिटा इज जस्ट ग्रोइंग बाई 24%, देन यू आर क्लियरली लुकिंग एट ऑपरेटिंग डी लेवरेज। कोई लेवरेज तो नहीं मिला है। एबिटा मार्जिन्स मोस्ट, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखो, जो एबिटा मार्जिन्स हैं इस बिजनेस के, वो लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में देवर 4.32%, नाउ दे आर 2.55%। ऐसा क्यों हुआ? अभी इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि इस वाले क्वार्टर में क्या हुआ कि जो एसी की डिमांड थी दैट वाज स्टिल वेरी हाई। तो एसी का मैंने आपको बताया, एसी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल ही ऐसा है कि उसमें मार्जिन्स बहुत कम है, और जो इसके कंपोनेंट वाला बिजनेस है या और प्रोडक्ट अगर ये जो बनाती है उसमें मार्जिन्स थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो इस बारी क्या हुआ, जितना भी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, 70% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम एसीज। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि आपका टॉप लाइन तो बहुत बढ़ गया, बिकॉज एसी का तो आप उस टॉप लाइन में मार्जिन का कोई गेम नहीं होता है। आपका अगर 30,000 का एसी है तो 30,000 का ही बिकेगा, ठीक है। लेकिन आपने मार्जिन्स वाला ऐसा प्रोडक्ट, 70% आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा है विच इज़ रूम एयर कंडीशनर, जिसमें मार्जिन्स नहीं है, तो आपका ओवरऑल लेवल पे, कंपनी लेवल पे मार्जिन्स कम हो जाएगा। तो ऐसा इसमें इस बारी प्रॉब्लम आया। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अब सबको पता भी होना चाहिए था। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये सीजनल कंपनी है, ये हमेशा एक सेक्युलर ग्रोथ नहीं करेगा जब तक कि इसने अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज नहीं किया, एंड द कंपनी इज़ इन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इट्स बिजनेस मॉडल। ओके, तो अभी आपने देखा कि एबिटा मार्जिन्स तो एकदम बर्बादी हो गए। 4.32% थे लास्ट ईयर, अभी 2.55% हो गए। अभी हम सीधे लास्ट में पैट की बात करते हैं। तो पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में भी लॉस था, इस बारी वो लॉस बढ़ गया अगेन, बिकॉज आपका पूरा स्केल बढ़ा है ऑपरेशन का। आपने सारा का सारा एसी ही बेचा है जिसमें मार्जिन्स नहीं थे। फिर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी इस बारी आया, वो भी क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा इस बार, 69% से आप देखेंगे अगर स्लाइड में, 69% से इंटरेस्ट बढ़ा है। पहले इट वाज मिलियन में लिखा है, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाई 10। सो फॉर Q2 FY24 इट वाज 8.1 CR, नाउ इट इज़ एट 13। तो ऑलमोस्ट आपका 69-70% आप लगा लीजिए, 70% से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा है। इस वजह से आपका जो पैट है वो और नेगेटिव में चला गया है। सो अभी पैट मार्जिन तो चलो इसमें क्या ही देख के बताना है। सो 3-4 चीज़ें डिस्कस करते हैं, अभी हुआ क्या, फिर बिजनेस डेवलपमेंट। तो एक तो मैंने बता दिया कि एसीज ज़्यादा बेचें, इस वजह से मार्जिन्स में कंप्रेशन आया। दूसरा रीज़न आपका इंटरेस्ट क्यों बढ़ा। इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो इनका डेट बढ़ गया। डेट क्यों बढ़ा है, बिकॉज इनके रिसीवेबल इन्होंने डिस्काउंटिंग नहीं करी। अब डेटर डिस्काउंटिंग अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई डोंट थिंक मैंने वैसे डिस्कस किया है बहुत बारी, लेकिन इसको इस कंपनी के हिसाब से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो होता क्या है, लेट्स से डेटर डिस्काउंटिंग करते कब है लोग। लेट्स से मैं ईपैक ड्यूरेबल हूँ, मेरा एक कस्टमर है बजाज, हाइपोथेटिकल में बात कर रहा हूँ, और बजाज के लिए मैंने प्रोडक्ट बनाया, बेचा, उसको सब कुछ किया, एंड नाउ बजाज हैज़ टू गिव मी 500 करोड़ रुपीज़, लेट्स से
एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, लेकिन बजाज कहेगा यार मेरे को, मैं तो 60 डेज बाद दूंगा, मेरा डेटर डेज है 60, मेरा रिसीवेबल डेज है 60, डेटर रिसीवेबल एक ही चीज़ होता है, तो मेरा डेटर डेज है 60 डेज का। अभी मेरे को, मैं इपैक ड्यूरेबल जैसे मैंने बताया, बजाज मेरे को 60 डेज बाद 500 CR रुपीज़ देगा, लेकिन मेरे को रुपए आज चाहिए, मेरे को फंड्स की ज़रूरत आज है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी थर्ड पार्टी पे जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि इसने मेरे को इन्वॉइस देना है 500, मेरे पास इसका इन्वॉइस है 500 CR का। अभी बजाज ने मुझे 500 CR देने हैं, बट बजाज मुझे देगा 2 महीने बाद, 60 डेज बाद, लेकिन मुझे आज चाहिए। तो मैं करता हूँ डेटर डिस्काउंटिंग। तो मैं बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी के पास जाऊँगा जो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहती है, तो मैं उसके पास जाऊँगा, बोलूँगा मुझे 500 नहीं, मेरे को अपना 10% 11% पे ही यूजुअली डेटर डिस्काउंटिंग होती है, वो कट आप रखो, वो आप मुझे मत दो, लेकिन मेरे को इमीडिएट चाहिए, तो बाकी आप 500 करोड़ में से 10% 11 का कट आप अपने पास रखो, बाकी का पैसा मुझे दे दो। तो वो होती है डेटर डिस्काउंटिंग। तो इसीलिए इस बार इस कंपनी ने रिसीवेबल आप देखेंगे 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसने रिसीवेबल क्या किया, डेटर डिस्काउंटिंग नहीं करी इस बार इस कंपनी ने। तो डेटर डिस्काउंटिंग मैंने आपको बताया कितने पे होती है, 11-12% पे होती है। तो इस कंपनी ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग डेटर डिस्काउंटिंग, वहाँ पे क्या होता है, इसका जो रुपया आना था वो जल्दी आ जाता, लेकिन इसने क्या किया, वो नहीं किया। इसने इंस्टेड किया, बैंक से पैसा उठा दिया। अब बैंक से पैसा उठाना डेटर डिस्काउंटिंग में फ़र्क इसीलिए होता है बिकॉज व्हेन यू डूइंग डेटर डिस्काउंटिंग तो आपको 10-11% की एक हिट होता है, लेकिन जब आप बैंक से पैसा उठा रहे हैं किसी भी चीज़ में कॉस्ट ऑफ फंडिंग, तो वो 8-9% की होती है। तो इसने यही किया बिकॉज इसको इमीडिएट फंड्स का ज़रूरत नहीं था, और इसीलिए इसने डेटर डिस्काउंटिंग नहीं किया, इसीलिए इसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा बिकॉज उसको डेट उठाना पड़ा, एंड इसीलिए आपको जो पैट है वो कम दिख रहा होगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती हैं। इससे आपको एक और इंसाइट ये चीज़ मिल सकती है कि कंपनी के पास फर्स्ट फंड्स की ज़रूरत नहीं लग रही है कंपनी को अभी, इसीलिए उसने डेटा डिस्काउंटिंग नहीं करी। सेकंड, इसको अपने रिसीवेबल पे बहुत भरोसा है, इसको अपने कस्टमर्स पे बहुत भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये तो वापस आ ही जाएगा पैसा। तो इसीलिए आपको इस तरीके से भी ये इंसाइट लेनी है, आपको इस तरीके से भी सोचना है। ओके, अभी बहुत जो 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहले तो इसने हाईसेंस के साथ एक पैक्ट किया है, कोलैबोरेशन किया है, जो इनकी श्री सिटी में आंध्र प्रदेश में जो अभी करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके एडजेसेंट में ये एसी फैसिलिटी और खोलेंगे, हाईसेंस के प्रोडक्ट बनाएंगे वहाँ पे, और नेक्स्ट 3 इयर्स में वहाँ पे 230-240 CR का इन्वेस्टमेंट आएगा, और वो एक्सपोर्ट में भी जाएगा, इंडिया के लिए भी रहेगा। तो हाईसेंस के साथ बेसिकली इनका पार्टनरशिप हो चुकी है। दूसरी पार्टनरशिप इनके साथ इनकी हुई है पैनासोनिक के साथ फॉर कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट वाला डिवीजन भी ध्यान में रखना, ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे कंपोनेंट का शेयर बिजनेस में बनता रहेगा, तो वैसे वैसे इसके जो एबिटा लेवल के मार्जिन हैं वो या तो मेंटेन रहेंगे, क्योंकि मेंटेन भी कर पाइए अगर ये 8% वाले, अभी इसके 8.5% या 8 to 8.5% पे एबिटा मार्जिन ऐसे वेरी करते रहते हैं। तो अगर ये 8 इसी लेवल पे भी मेंटेन कर पाइए अपने एबिटा मार्जिन को, देन इट वुड बी अ गुड थिंग, बिकॉज इसका टॉप लाइन और इसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाला है, ऐसा इंडस्ट्री को देख के आज के टाइम पे लग रहा है। ठीक है, तो इसके दो अच्छे अच्छे पार्टनरशिप हुई है, और हाईसेंस के साथ जो इसकी पार्टनरशिप है काफ़ी अच्छी है। अभी कंपनी क्या कह रही है आफ्टर दिस हाईसेंस वाली पार्टनरशिप, कि हमारा जो अब नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में जो प्लान है $1 बिलियन ऑफ रेवेन्यू का जनरेट करने का, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अभी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैंने बताया, द कंपनी इज टारगेटिंग टू ग्रो बाय मोर देन 50%। ठीक है, अभी करंट ROE इस कंपनी का कितना है, बहुत ही कम है, अराउंड 7-8% है। अगर आप TTM बेसिस पे भी देखेंगे 5-6-7-8 ऐसे ही कुछ है, आई एम नॉट रियली वेरी श्योर। 10 भी अगर होता तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया, इफ़ योर सेल्स ग्रोथ इज़ वे हायर देन ROE, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो, आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से पता चलेगी। मतलब क्या है, ROE का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन एक्विटी, मतलब अपना पैसा, आप पे पैसा कहाँ से आ सकता है, या तो आपके पास अपना पैसा, या आपने उधार लिया है, या आपने डेट लिया है बेसिकली। तो इक्विटी का पैसा या डेट का पैसा। तो जब हम ROE को देखते हैं तो हम सिर्फ इक्विटी वाला पैसा देखते हैं। ठीक है, कंपनी का ROE TTM बेसिस पे आई एज्यूम लेट्स से 7% है। ठीक है, मैं हायर साइड में बता रहा हूँ, लेकिन 7% है। ओके, नाउ द सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज 45-50%, एटलीस्ट जो FY25 का टारगेट है, मैनेजमेंट के वर्ड्स जो हैं वो है 50%। तो आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। ROE अपना पैसा यूज़ करके कंपनी सिर्फ 7% जनरेट कर रही है, और अपना पैसा प्लस डेट का पैसा या जितना भी पैसा यूज़ करके टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी का आ रहा है 50%। तो इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे आपको समझ आएगा कि कंपनी को अपना आगे ग्रोथ करने के लिए पैसा उठाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर कंपनी अपने पैसे पे कम ग्रो कर रही है अपने रेवेन्यू ग्रोथ से, वो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस है,
तो कंपनी को पैसा उठाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या ऑप्शन है कंपनी पे? मैंने बताया कि जो हाइसेंस के साथ इसकी पार्टनरशिप है वो है 240 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 3 इयर्स के लिए, एसी वाली जो इनकी लाइन होगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एडजेसेंट टू देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग श्री सिटी प्लांट इन आंध्र प्रदेश। वहाँ पे जो 240 सीआर का इनका इन्वेस्टमेंट होना है नेक्स्ट 3 इयर्स में, तो 240 सीआर इनके पास अभी जो इन्होंने आईपीओ से पैसा रेज किया था, वट एवर मनी दे हैव रेज्ड इन फ्रॉम देयर आईपीओ, उसमें से भी अभी 240 करोड़ इनके पास फिक्स डिपॉजिट में बैंक्स में पड़ा हुआ है। तो उनके पास वो वाली इन्वेस्टमेंट तो है। बाकी अभी इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा स्ट्रेच हो रखा है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा पैसा लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार आगे जाके अगर ये जैसे इसका कैश फ्लो बनता रहेगा, कैश फ्लो इंप्रूव होता रहेगा, तो वो उस कैश फ्लो का पैसा यूज़ करके अपने जो भी इसको एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो सब करेगी। 50 सीआर का तो इसका नॉर्मल एक्सपेंडिचर आएगा, जो वियर टीयर वाला एक्सपेंडिचर होता है, मेंटेनेंस रूटीन एक्सपेंडिचर जो होता है। बाकी 240 सीआर 250 सीआर, थोड़ा ब्रेक आ गया था, किसी का कॉल आ गया था, अब साइलेंट पे करना भूल गया था आज। तो मैं कह रहा था आपसे कि जो 50 सीआर का इसका रूटीन एक्सपेंडिचर रहेगा वो तो इसके जो कैश फ्लो जनरेट करेगी उससे हो जाएगा। तो इमीडिएट कोई रिस्क नहीं लग रहा है लिक्विडिटी का, बट आपको इसको ध्यान में रखना है। एज अ रिस्क मैं आपको बता देता हूँ, एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो अप्राइज यू ऑफ ऑल द रिस्क, ठीक है। बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। आई डोंट थिंक कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट अभी बचा है। ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। हाँ, आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो BIS सर्टिफिकेशन है वो प्लेन कॉपर का एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए इनको, बिकॉज कॉपर एल्यूमिनियम तो इनके लिए बिल्कुल चाहिए, एटलीस्ट आपके जो हीट एक्सचेंजर्स वगैरह हैं, कॉपर ट्यूबिंग है, इन सब के लिए जो रॉ मटेरियल है यही है। अभी प्लेन कॉपर के लिए क्या हुआ है, BIS सर्टिफिकेशन एक्सपायर हुआ है। ये सेम प्रॉब्लम आई थी जब अभी इंडिया ने BIS सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया था CRGO स्टील के लिए, जो ट्रांसफार्मर का एक कह सकते हैं बहुत मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल होता है। तो सेम प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल। अगेन मैंने रिस्क वाले सेक्शन में लिखा हुआ है BIS सर्टिफिकेशन एक्सपायर्ड फॉर प्लेन कॉपर, इट गोज इनटू रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बट कंपनी कह रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वी आर लुकिंग एट द सिचुएशन एंड इट विल गेट बेटर इन लाइक 1 और 2 मंथ्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और एक और रिस्क है, आई डोंट नो इसको रिस्क वाले सेक्शन में डालना ठीक रहेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन सेंसिकल। बिकॉज क्या है, आपको अगर दिख रहा है कि RACs जो हैं, रूम एयर कंडीशनर्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो जब आप बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं, लाइक 30, 40, 50% से आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपका बेस बड़ा होता रहता है। एंड टू ग्रो एट 40% कंटिन्यूसली ऑन दैट इंक्रीज बेस, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो वही चीज़, वही एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, वो भी आपको एक ध्यान देना है, बिकॉज उससे फिर PE में ऊपर नीचे दिक्कत आती है PE को, अगर वो उतने ही रेट को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। फिर मैनेजमेंट आके अभी तो बोल रहा है 50%, फिर वो बोलेगा यार बेस इतना बड़ा हो गया, उस मैनेजमेंट की भी क्या गलती, वो तो बोलेगा बेस इतना बड़ा हो गया यार, वी यूज टू ग्रो एट 40-50%। अभी कंपनी बेसिकली मैनेजमेंट की अगर मैं गाइडेंस भी बताऊँ तो उनका यही है, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स के लिए वो कह रहे हैं कि दे विल ग्रो बाई मोर देन 40%। की डिमांड और अंडर पेनिट्रेशन ऑफ ACs एंड वॉशिंग मशीन इतना ज़्यादा इंडिया में, विच सीम्स वेरी लॉजिकल। बट अगेन ट्रैक करना तो नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज 40% का गाइडेंस दे के अगर 30% ये ग्रो करे तो इनको कोई जेल तो नहीं डालेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बोल दिया तो ये करके ही दिखाएंगे, हमको फॉलो करना है। अगर नहीं पसंद आया तो वी हैव द लिबर्टी टू गेट आउट ऑफ द कंपनी। मैं तो खैर इन्वेस्टेड भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी इनमें थोड़ा सा एक समझने की आपको ज़रूरत है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 75% कंपोनेंट्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए ये खुद से ही इंसोर्स करते हैं, खुद ही बनाते हैं, चाहे वो इपावो से मोटर्स बनाएं, चाहे वो अपने ही ईपैक में ही इनके जो कंपोनेंट वाली फैसिलिटी है वहाँ से कंपोनेंट्स लाएं। लेकिन उन कंपोनेंट्स को बनाने के सबसे पहले आपको समझना है, ACs वगैरह बन रहे हैं, उनके लिए कंपोनेंट्स बनेंगे, उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भी आपको कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब चाहिए। तो वहाँ पे भी आपको 40 टू इवन दो 75% कंपोनेंट्स ये खुद सोर्स कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोर्सिंग खुद की है तो सप्लाई चेन इनका पूरा सॉल्व है। लेकिन नहीं, वो कंपोनेंट बनाने के लिए भी आपको जो कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब वगैरह चाहिए, वो आप 40 टू 45 टू आप लगा लो आधा 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 तो ये बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं और बाकी आधा ही खुद इंडिया से सोर्स करते हैं। तो उस हिसाब से, उस नज़रिए से भी आपको देखना है, ओके। बाकी श्री सिटी, लास्ट चीज़ मैं आपको सेकंड लास्ट है, एक श्री सिटी के बारे में बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन कैसा है।
Q2 में श्री सिटी का यूटिलाइजेशन सिर्फ 10% पे था और ये कह रहे हैं कि Q3 से वॉशिंग मशीन भी करेंगे, ट्रायल रन हो चुका है इनके वॉशिंग मशीन का, Q3 से वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी। आई थिंक ये दिसंबर कह रहे थे, तो फर्स्ट वीक तो चला भी गया दिसंबर का, तो दिसंबर से इन्होंने अभी वॉशिंग मशीन भी शुरू कर दी थी। देयर हैज़ बीन नो अपडेट फ्रॉम द कंपनी बट आई एम एज्यूमिंग कि इन्होंने अभी शुरू कर दिया होगा Q3। कूलर भी Q3 से, वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गई हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये कह रहे हैं फॉर FY25 जो हमारा टारगेट है श्री सिटी वाले प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, वो रहेगा 30%। Q2 में ये था सिर्फ 10% का, और FY26 में ये सारी चीज़ें रैंप अप करके अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 60% लेके चले जाएंगे। सो इट विल अगेन बी अ गुड थिंग। तो देखना पड़ेगा। PLI लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। 30 करोड़ ऑफ लास्ट ईयर PLI है विच इज़ येट टू बी रिलीज, तो वो आएगा इनके पास। 37 दिस ईयर है, 27 ऑलरेडी अक्रूड, बाकी इनके पास आएगा। तो आपको देखना है कि PLI में भी इनके पास आ सकता है। तो अभी जिसने अगर वो लास्ट वीडियो जो Q1 वाला जो 3 महीने पहले डिस्कस किया था वो अगर देखा था और उसको देख के आपने अपना थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुए भी थे, डिसीजन बनाया था कि हाँ ये ठीक कंपनी लग रही है, तो अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक ठाक लेवल से इन्वेस्टेड है, तो आई डोंट सी अ रीज़न कि अभी आपको एग्जिट करना चाहिए। काफ़ी कंपनी अच्छा कर भी रही है, रिजल्ट भी ख़राब था बट वो देखो मार्केट को सब पता होता है, इतने ख़राब रिजल्ट के बाद आप यू वुड बी एज्यूमिंग कि यार ये स्टॉक तो कहाँ से कहाँ अब लुढ़कता हुआ चला जाएगा, लेकिन अभी भी ये ठीक कर रहा है। कोई बहुत अब ऑफ कोर्स हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन ठीक है यार, इतना भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, चलेगा। अगर आपको हाँ कोई करेक्शन, बहुत कोई करेक्शन आता है मार्केट में, दिखता है कोई अट्रैक्टिव लेवल पे चला जाता है स्टॉक, बिकॉज 50% का अगर ग्रोथ रेट है और 60-70% के PE पे भी मिल रहा है कोई कंपनी आपको, तो वो अच्छा डील होता है। अभी तो थोड़ा ऑफ कोर्स हाई हो चुका है, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि जो है वो बने रहें। कोई मेरे को ऐसा दिक्कत तो नहीं लग रहा है। अगेन कोई सजेशन नहीं है, मेरे कोई बोलने से आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरा एक ही काम है कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैंने अगर शेयर किया है तो आप लगातार इन वीडियोस को देखेंगे तो आप खुद से भी एनालिसिस करना शुरू करेंगे। मेरा काम अगर इन्फ्लुएंस करने का होता तो मैं इतना डिटेल में जाके कभी भी आपको कोई भी वीडियो में इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाता है, तो मैं क्यों ही समझाता। मेरा बस यही चीज़ है, जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो केम फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। तो कोई ज्ञान अगर आपको दे रहा है आके कि फाइनेंस से ही सब कुछ हो पाएगा, तो MBA नहीं किया, ये है वो है, कैसे करेगा, तो दैट इज़ जस्ट बुलशिट। टाइम लगाओ, खुद से पढ़ो, मेहनत करो, ये सब हो जाता है। मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग वाला, तो मैंने भी किया है, तो वाई कैन नॉट यू। तो यही था इस कंपनी के लिए, यही था इस वीडियो में। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है इस कंपनी के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बट उसमें भी ये मेरे को एक चीज़ मैंने नोटिस करी अपने अभी एक पिछले 1-1.5 महीने में, कि जो वीडियो बहुत पुराना हो जाता है। कल किसी का डायनामिक केबल पे एक कमेंट आया था कि आप इस वीडियो को, कोई क्वेश्चन आया था, अरे यार वो मैंने एक मतलब 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले डिस्कस किया था, तो कैसे मुझे वो याद रहेगा उसका फिगर्स। तो अगर आपको इस कंपनी पे ईपैक पे कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप उसको इमीडिएटली पूछो, 1 या 2 दिन में ही पूछ लो, ताकि फिगर्स मेरे माइंड में फ्रेश रहें। तो इस चीज़ से, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मेरे को बार बार देखना नहीं पड़ेगा डेटा को। तो यही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।